नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राघवेंद्र ई क्लासेस में। और आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही क्या है आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक जितना हुआ है उम्मीद करती हूँ उसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आप सभी को। दिए थे, एक बार वो लिख लेते हैं आपके लिए। मेरे हिसाब से सबने अच्छे से इनको कर दिया होगा। पिछली क्लास में नीदर को, ईदर को, ईच को हमने बहुत अच्छे से समझा था और इनको समझना बहुत जरूरी भी है अच्छे से, अदरवाइज क्या हो जाती है हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इनके कंसेप्ट को हमें समझ में आना चाहिए कि नीदर किसके लिए यूज करते हैं, नन किसके लिए यूज करते हैं, ईदर किसके लिए यूज करते हैं, एनी किसके लिए यूज करते हैं, वन किसके लिए यूज करते हैं। इनका क्लियर होने के बाद वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इनकी कंसेप्ट समझने के बाद आपकी कभी भी कहीं भी गलती नहीं होगी कि अब मैं कहा नीदर लगाऊं, कहा नन लगाऊं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये 3 सेंटेंस करने को दिए थे। हर्ष, ऋतु, मायरा, निखिल, हर्ष। हर्ष ने जवाब अब दिए हैं, वेरी गुड, ठीक जवाब दिए हैं। देखो ठीक दिए हैं। कैसे, पहले में हैव कैसे लगा दिया आपने, ईच बॉय हैज हैव ए वॉच। अब बॉय, ईच, बॉय के साथ ईच लगा है, यहाँ पे ईच क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जब भी ईच एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो सब कुछ क्या होता है, सिंगुलर होता है। सब कुछ क्या होता है, सिंगुलर होता है। बॉय भी सिंगुलर होगा, हैज भी सिंगुलर आएगा, हैव को हम यूज नहीं करेंगे। ईच ऑफ बॉयज, अब यहाँ क्या है, ये प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। तो प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है तो यहाँ पे जो नाउन आएगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी। पर हमारी जो वर्ब है सिंगुलर होगी, किसके अकॉर्डिंग, ईच के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या आएगा, हैज आएगा। और द बॉयज ईच, अब ये जो ईच है बॉयज के बाद आया है, ना तो ये एडजेक्टिव है और ना ही ये प्रोनाउन है। ये क्या कर रहा है, सिर्फ एम्फेसाइज कर रहा है। जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, बॉयज के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। तो इस 3 तरीकों से हमारे पास ईच आ सकता है। और इन तीनों तरीकों में क्या है, डिफरेंस है। इसमें सब कुछ सिंगुलर होगा, अगर ईच एडजेक्टिव है तो सब कुछ सिंगुलर होगा। ईच प्रोनाउन है तो वर्ब तो सिंगुलर होगी, पर जो इसके बाद आने वाली प्रोनाउन है वो क्या होगी, प्लूरल होगी। यहाँ पे बॉय लिखा होगा तो एरर हो जाएगा, क्या होगा, ईच ऑफ बॉयज और द बॉयज ईच। अब ये ईच यहाँ पे सिर्फ एम्फेसाइज के लिए है, मेन सब्जेक्ट हमारा द बॉयज ही रहेगा। उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो इनको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। गुड मॉर्निंग नीलम। देखो एक कंसेप्ट एवरी का और समझो। एवरी का भी क्या था, एवरी जब क्या है आपका एडजेक्टिव की तरह आता है तो सब कुछ सिंगुलर लेता है। क्या लेता है, सब कुछ सिंगुलर लेता है। एवरी के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन। यहाँ तक तो सबको पता है। पर एवरी के बाद कई बार हमारे क्या देखने को मिलता है, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव मतलब कोई डेफिनेट वैल्यू वन है तो लिखने की जरूरत नहीं है। एवरी के साथ अगर वन लगा तो क्या हो जाएगा, एवरी वन। वन सिंगुलर ही होता है तो सब कुछ सिंगुलर ही रहेगा। पर अगर वन के अलावा आपकी क्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 100 आ जाए। अब ये क्या है, काउंटिंग है, नंबर है। ये क्या है, कोई नंबर है और मोर देन 1 है। तब क्या होता है, तब हमारे पास प्लूरल वर्ब हो जाती है, प्लूरल ही प्रोनाउन हो जाती है और प्लूरल ही नाउन हो जाती है। देखो एग्जांपल, अगर आप लिख रहे हैं एवरी गर्ल, एवरी गर्ल इज टू पुट हर सिग्नेचर।
एवरी गर्ल इज टू पुट हर सिग्नेचर। पर अगर यहीं पे लिखूं एवरी 10 गर्ल्स, हर 10 लड़कियां, मतलब अब उसने ग्रुपिंग तो की है, यहाँ पे कहता हर एक लड़की को सिग्नेचर रखना है, प्रत्येक की बात हो रही थी। अब यहाँ पे प्रत्येक की बात हो रही थी, मतलब एक समय पे हम किसको ले रहे थे, सिर्फ एक को ले रहे थे। अब ये क्या कह रहा है, प्रत्येक 10 लड़कियों को, मतलब अब जो उसने ग्रुपिंग की है वो कितनी लड़कियों की है, 10 लड़कियों की। अब 10 लड़कियां तो सिंगुलर नहीं है, तो मतलब अब यहाँ पे ये नाउन भी क्या हो जाएगी, प्लूरल। क्यों प्लूरल हुई, कि ये 10 जो है ये सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर नहीं है, तो 10 क्या करेगा, इस प्लूरल नाउन को प्लूरल करेगा, और उसके अकॉर्डिंग एवरी 10 गर्ल्स, हर 10 लड़कियों, तो 10 लड़कियों की बात एक साथ ले रहे हैं, एक साथ ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी क्या है, वर्ब भी आर हो जाएगी, और आपके हर की जगह भी क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, किस केस में, एवरी के केस में। अगर एवरी के बाद डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आएगा, तब हम क्या करेंगे, वर्ब भी प्लूरल लेंगे, नाउन भी प्लूरल लेंगे, और क्या है, प्रोनाउन भी प्लूरल लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि आपको प्रत्येक 10 लड़कियों की बात कर रहा है, एक समय पे कितनी लड़कियों को साथ लेके चल रहा है, 10 लड़कियों को लेके चल रहा है, और 10 लड़कियां क्या है, प्लूरल। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। हेलो निकिता, किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, उन सबके डाउट्स को दूर किया जाएगा। अब हम चलते हैं, ईदर का हमने समझ लिया, नीदर समझ लिया। अब ईदर और नीदर आवाज आ रही है सभी को? आई थिंक नेट का थोड़ा इशू चल रहा है, तो आप बता देंगे तो पता चल जाएगा कि आवाज सही से, वीडियो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। आई थिंक अब क्लियर हो गया, शॉर्ट आउट हो गया है। चलो ठीक है। अब देखो, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इनमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे लेते हैं, इसमें जो आपकी वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होती है, जो सब्जेक्ट नियर है किसके, वर्ब के। तो इसमें जो हमारा मेन सब्जेक्ट बनता है वो कौन बनता है, नियरेस्ट वन, जो क्या है, पास है, जो क्या है, पास है। अगर मैं लिखूं नीदर सीमा नोर हर पेरेंट्स, नीदर सीमा नोर हर पेरेंट्स। अब यहां पे हैज लगाऊं या हैव लगाऊं, अप्लाइड फॉर देयर और हर पासपोर्ट्स। अब नीदर सीमा नोर हर पेरेंट्स हैव अप्लाइड फॉर देयर पासपोर्ट्स। अब देखो नीदर नोर, अब एक सब्जेक्ट हमारे पास सीमा है और एक सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हर पेरेंट्स है। अब इसमें मैं किसको मेन सब्जेक्ट लूं, अब मैंने कहा इनमें हम किसको मेन सब्जेक्ट लेते हैं, जो नियर है, जो क्या है, नियर है। अब हमारे वर्ब के पास नियर कौन है, नियर किसके देखना है, वर्ब के पास नियर कौन है। अब हमारे हैज है के पास सीमा पास में है या पेरेंट्स पास में है, कौन पास में है, पेरेंट्स पास में है। और जब पेरेंट्स पास में है तो हम जो वर्ब लेंगे किसके अकॉर्डिंग लेंगे, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग लेंगे। मतलब मेन सब्जेक्ट किसको ले रही हूं मैं, हर पेरेंट्स को। हर पेरेंट्स मेन सब्जेक्ट बना तो हम क्या लेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे हैव, क्योंकि पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है। पेरेंट्स मतलब माता पिता, दो की बात हो रही है, मतलब क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, हैव अप्लाइड फॉर, और फिर जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। और वो प्रोनाउन क्या आएगा यहाँ पे, देयर। क्या आएगा, देयर। तो नीदर सीमा नॉर हर पेरेंट्स हैव अप्लाइड
for their passports। यहां तक क्लियर है सभी को? अब पर इसी में मैं एक छोटा सा चेंज कर दूं आप सबके लिए। अगर इसी सेंटेंस को मैं अगर लिखूं हैज, हैव, एक बार इस यहां तक किसी को क्लियर है तो जल्दी से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। एक सेकंड, अब देखो यही सेंटेंस है पर मैं इसको लेके जा रही हूं किसमें, क्वेश्चन मार्क में। अगर यहाँ पे ये सेंटेंस, यहाँ पे सब्जेक्ट ये ना होकर इस तरीके से लिखा होता, इस तरीके से कि हैज नीदर सीमा नॉट हर पेरेंट्स अप्लाइड फॉर देयर और हर पासपोर्ट। अब हैज के पास सब्जेक्ट कौन सा है, सीमा है या पेरेंट्स है? सीमा है। सीमा है तो हम सीमा के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। सीमा के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। और अगर हमारा मेन सब्जेक्ट सीमा है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी क्या लगेगी, प्रोनाउन लगेगी। और क्या आ जाएगी, हर आ जाएगी। तो हमें क्या देखना है कि सेंटेंस के नियर कौन है। अगर यही मैं सेंटेंस ए को लिख देती हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। एक सेंटेंस और लिख देती हूं मैं, ईदर शी और ही, ईदर शी और आई गोइंग टू स्कूल। ईदर शी और आई, या तो वह या मैं। अब यहाँ पे वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट आएगा, आई आएगा। कौन सा सब्जेक्ट आएगा, आई आएगा। तो हमारी जो वर्ब होगी किसके अकॉर्डिंग आएगी, आई के अकॉर्डिंग होगी। हम क्या लेंगे, एम लेंगे। क्या लेंगे, एम लेंगे। अगर इधर इस सेंटेंस होता कैसे, इधर आई और शी, इधर आई और शी। अब इसमें मेन सब्जेक्ट के पास कौन सा वर्ब हो रहा है, शी आ रहा है। वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है, शी है। शी के अकॉर्डिंग मैं फिर यहाँ पे क्या लगाती, इज लगाती। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि वर्ब के पास सब्जेक्ट कौन सा है। जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या लगेगी, मेन वर्ब और आपकी हेल्पिंग वर्ब। और उसी के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, प्रोनाउन लगेगी। तो मतलब ईदर और, नीदर नोर। इनमें हम क्या देखेंगे, नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट नियर है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, वर्ब को लगा देंगे। और अगर सेम केस किसमें होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसमें भी हम क्या लेते हैं, जो सेंटेंस क्या है नॉट ओनली बट ऑल्सो के पास है उसी के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं, एक नॉट ओनली और बट ऑल्सो का और एग्जांपल देते हैं। फिर इनमें एक और कंसेप्ट आता है, क्या कंसेप्ट आता है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच का। वो भी समझेंगे क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो से मोस्टली क्वेश्चन क्या आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के एरर आते हैं कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच है या नहीं है। देखो, नॉट ओनली दे बट ऑल्सो राम हैज arrived। नॉट ओनली दे बट ऑल्सो राम। अब देखो, नॉट ओनली दे बट ऑल्सो राम। अब यहाँ पे राम, हैज के पास क्या है, राम है। तो राम के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया है, हेल्पिंग वर्ब लगाया है। क्या लगाया है, हेल्पिंग वर्ब। किस अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग। अपन यहाँ पे यहाँ होता है नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स। क्या हो जाता, बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स। मतलब नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स। अब वर्ब के पास क्या रहा है, हिज ब्रदर्स। तो हिज ब्रदर्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव। क्या आ जाएगा आपका, हैव। तो नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स हैव। तो मतलब जो सब्जेक्ट वर्ब के नियर है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे,
हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे आने वाली प्रोनाउन लगाएंगे। तो हमें क्या है, ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या ढूंढना है, नियरेस्ट सब्जेक्ट ढूंढना है। जो वर्ब के नियर है उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, वही हमारा मेन सब्जेक्ट बनेगा। और जो मेन सब्जेक्ट बना उसी के अकॉर्डिंग आगे वर्ब भी आएगी, उसी के अकॉर्डिंग आगे आने वाला प्रोनाउन भी आएगा। अब मैंने कहा था इनमें एक चीज और होती है, क्या, सेम पार्ट ऑफ स्पीच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम पार्ट ऑफ स्पीच। सेम पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि हम देखेंगे नॉट ओनली के पास जो है वही चीज बट ऑल्सो के पास भी होनी चाहिए। अगर नॉट ओनली के पास क्या है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है, नॉट ओनली के पास सब्जेक्ट है, तो बट ऑल्सो के पास भी सब्जेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। मतलब जो चीज नॉट ओनली के पास है वो बट ऑल्सो के पास भी होनी चाहिए। अगर नॉट ओनली के पास राम है तो बट ऑल्सो के पास भी कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसके पास क्या है, हिज ब्रदर है। पर अब इसमें एरर कैसे आते हैं, देखो एक एग्जांपल लिखती हूँ मैं आपके लिए। आप सबके लिए क्वेश्चन लिखती हूं मैं। नॉट ओनली राम पास्ट बट ऑल्सो गॉट डिस्टिंक्शन। नॉट ओनली राम पास्ट बट ऑल्सो गॉट डिस्टिंक्शन। अब पीछे वाले में क्या था, नॉट ओनली के पास सिर्फ एक सब्जेक्ट था तो बट ऑल्सो को भी एक सब्जेक्ट के बाद बात खत्म होगी, दोनों का बैलेंस हो गया। आगे आने वाली चीज नहीं देखना है, बस क्या देखना है, जो नॉट ओनली के पास है वो बट ऑल्सो के पास भी होना चाहिए। बिल्कुल सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो अब यहाँ पे क्या, नॉट ओनली राम पास्ट। अब नॉट ओनली के साथ क्या रहा है, राम है, एक सब्जेक्ट है और एक क्या है, वर्ब है। पर बट ऑल्सो के पास क्या है, सिर्फ एक वर्ब है, गोट। क्या है, गोट। बट ऑल्सो के पास एक सब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ क्या हो गया, इनबैलेंस। इसके पास एक सब्जेक्ट भी है पर बट ऑल्सो के पास सब्जेक्ट नहीं है। नॉट बट ऑल्सो के पास सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या हो गया, इनबैलेंस हो गया। तो इस तरीके से एरर बहुत बार पूछे जाते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जो चीज नॉट ओनली, और आसानी से कहूं तो बट ऑल्सो को मान लो कि वो जिद्दी बच्चा है, इसको वो हर चीज चाहिए जो नॉट ओनली के पास है, जो उसे वो हर चीज चाहिए जो नॉट ओनली के पास है। अगर नॉट ओनली के पास सब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के पास भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर नॉट ओनली के पास एक वर्ब है तो बट ऑल्सो के पास भी क्या होनी चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए। अब क्या करें, इस सेंटेंस को हम कैसे ठीक करें। अब यहाँ पे ऐसे लिखोगे, नॉट ओनली राम पास बट ऑल्सो राम गॉट डिस्टिंक्शन। अब ये क्या हो गया, रिपीटिशन होगी। किसकी रिपीटिशन होगी, नाउन की। वो हम अलाउ कर नहीं सकते, एक सेंटेंस में हम क्या है, नाउन को रिपीट नहीं करते हैं। तो अगर नाउन को रिपीट नहीं करते हैं तो क्या उसके लिए प्रोनाउन लगाएं कि नॉट ओनली राम पास बट ऑल्सो ही गॉट डिस्टिंक्शन। ये फिर भी हो सकता है, क्या लिख दें, नॉट ओनली राम पास बट ऑल्सो ही गॉट डिस्टिंक्शन। तब भी ये सेंटेंस ठीक हो सकता है। पर इसका और भी बेटर तरीका क्या है ठीक करने का, इसको सब्जेक्ट था तो इसको सब्जेक्ट दे दिया, ही दे दिया, बैलेंस हो गई। ऐसे भी ठीक कर सकते हैं, पर इसका बेस्ट तरीका ठीक करने का क्या है, हम क्या करेंगे, राम को उठाकर नॉट ओनली से पहले लिख देंगे, राम नॉट ओनली पास्ट। अब इसमें क्या है, हमें एक्स्ट्रा, अब इसमें ही को हमने एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया, अब हमें बिना इंट्रोड्यूस किए ही हम चीज को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। मतलब राम नॉट ओनली पास्ट बट ऑल्सो गॉट डिस्टिंक्शन। अब देखा उसने कि नॉट ओनली के पास सिर्फ वर्ब है तो बट ऑल्सो के पास भी सिर्फ क्या रह गई, वर्ब। और ये राम किसको हो गया, दोनों के पास चला गया। अगर ही करके भी ठीक कर सकते हो हाफ, पर हमें क्या है, अगर हमें ही गिवन नहीं है तब हम क्या करेंगे, अगर हमें ही गिवन नहीं है, अगर देखो किसी के पास 50 रुपए है, किसी के पास 40 रुपए है, तो अब क्या करो कि अब वो कह रहा है 40 वाला कि इसके पास 10 पैसे ज्यादा है, 10 रुपए ज्यादा है। तो एक तो तुम ये करोगे कि उसको एक्स्ट्रा से अपने पास से क्या दे रहे हो, 10 रुपए निकाल के दो,
तो मतलब इसी तरीके से हमने क्या किया, उसको ही इंट्रोड्यूस किया, निकाल कर एक ही को दे दिया, उसको एक्स्ट्रा 10 रुपए दे दिए, चीज को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। पर अगर हमारे पास पैसे ही ना हो, अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है, तब हम कैसे बैलेंस करेंगे? हम क्या करेंगे, इसके 10 रुपए लेके, राम से 10 रुपए लेकर क्या रखेंगे, साइड में रख देंगे, उससे पहले रख देंगे। अब कहेंगे कि भाई ये 10 रुपए क्या है, तेरे भी हैं, ये 10 रुपए तेरे भी हैं, अब तेरे पास भी 40 रुपए, तेरे पास भी 40 रुपए। तो मतलब हमें अपनी जेब से 10 रुपए दिए बिना ही हमने चीज को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। मतलब ही को हमने इंट्रोड्यूस करे बिना ही चीज को क्या है, हम बैलेंस कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस राम को उठाकर नॉट ओनली से पहले रख देंगे। तो जब तक हमें अपने आप से कुछ इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ना पड़े, तब तक हमें क्या, जितना गिवन है उसी को मॉडिफाई करो। अगर उससे काम नहीं चल रहा है, फिर हम अपनी तरफ से कुछ ऐड करेंगे। अब यहाँ पे राम को नॉट ओनली से पहले रखकर चीज को बैलेंस किया जा रहा था, तो हमने उस चीज को बैलेंस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और नीदर नोर, इन तीनों में क्या है, क्या देखा है। अब इसका एक समराइज कर देती हूँ, ईदर और, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या है, सब्जेक्ट, नियरेस्ट, दूसरा क्या है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो का बैलेंस है, वैसे ही ईदर और में भी बैलेंस होना चाहिए और नीदर नोर में भी बैलेंस होना चाहिए। पर जनरली इस पे सवाल इतने नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि हम मोस्टली क्या कहते हैं, ईदर राम और सीता, तो उनमें मोस्टली सब्जेक्ट के साथ ही चल रही होती है बात। या कहें ईदर राम विन और श्याम विन, तो मतलब क्या उसमें मोस्टली बैलेंस ही चलता है। मोस्टली अनबैलेंस कहाँ की बात आती है, नॉट ओनली की और बट ऑल्सो की। तो ध्यान रखना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो में सेम पार्ट ऑफ स्पीच का एरर बहुत बार पूछा जाता है और इसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, हमारे इधर और ना देके सिंपल और के क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंपल और के, जैसे पूछूं मैं, एम आई और शी गोइंग टू स्कूल। अब इधर और नहीं है, नीदर नोर नहीं है, सिर्फ क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ और दिया है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, और दिया है। तो सिंपल और है या सिंपल नोर है, तब भी हम क्या है, सब्जेक्ट कौन सा लेंगे, जो नियरेस्ट होगा। क्या लेंगे, नियरेस्ट। अब और में और सिंपल है, तो अब एम के नियर क्या है, अगर यहाँ पे ऑप्शन में मान लो दोनों ने दिया है इज लगाकर, क्या लगाकर दिया है, इज लगाकर दिया है, तो वो क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसके नियर क्या है, आई है, इसके नियर क्या है, आई है। तो आई के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एम। अगर यही मैं लिखूं आई और शी, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। आई और शी इज गोइंग टू स्कूल, तो सिंगल और भी लिखा हुआ है, तब भी हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, और का ही रूल अप्लाई करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमें कंफ्यूज कर देती हैं अगर आप इन चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक है, इस सेंटेंस में एरर बता दीजिए फिर, ये आप सबके लिए एक्सरसाइज होगी। नन ऑफ देम हैजंट रीच्ड होम, नन ऑफ देम हैजंट रीच्ड होम। अगर नन ऑफ देम लिखा है और अगर यहीं पे लिख दूं नीदर ऑफ देम
चलो इसको मैं बात नहीं कराऊंगी आपको, क्योंकि फिर क्या है, अब इसके लिए फिर मेरे को एक कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस करूंगी मैं, फिर उससे क्या है आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको आप नोट कर लीजिए, इस पे सोचिए, आपके लिए होमवर्क दे रही हूं मैं, इस सेंटेंस के ऊपर सोचिए, और इसमें अगर आपको जो एरर फाइंड आउट कर पाओ तो पोस्ट कर देना कमेंट। इसको हम आगे आने वाली क्लासेस में, एक्सरसाइज क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके लिए फिर मैं थोड़े से कंसेप्ट और आपके लिए इंट्रोड्यूस करूंगी। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें अगर आपको एरर लगे तो आप पोस्ट कर देना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। एक अच्छी एक्सरसाइज प्रिपेयर करी जा रही है, तो अपने कंसेप्ट, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट के क्लियर करो, क्योंकि देखो उसकी जब मैं एक्सरसाइज लेके आऊंगी तो आप देखोगे कि आप क्या करोगे कि आपको चीजें आती हैं पर आप उसमें क्या कर रहे हो, सिली मिस्टेक कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सिली मिस्टेक। तो सिली मिस्टेक हमें नहीं करनी है। अब देखो अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं हम। अब हमारे जैसे ईदर और नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें हमने क्या लिया, नियरेस्ट सब्जेक्ट लिया, पर आपके कुछ क्या है फ्रेजेस होते हैं जैसे एज वेल एज, ठीक है, आप अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नोट। अब देखो ये एंड नोट है, एंड नहीं है, एंड नोट, लाइक, ठीक है, अनलाइक, ये सब क्या है, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, इनमें अब हम नियरेस्ट सब्जेक्ट नहीं लेंगे, क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे फर्स्ट वन। फर्स्ट वन क्यों लेंगे, आप इस चीज को समझो। अगर एक एग्जांपल में लिखूं कि शी अलोंग विद राम वेंट टू मार्केट, शी अलोंग विद राम, चलो उसमें लिख लो, कोज में लिख लो, क्योंकि वेंट तो फिर क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहेगा। शी अलोंग विद राम गोज टू मार्केट, कि वो राम के साथ कहाँ गई है, मार्केट में गई है। अब इसमें हम मेन सब्जेक्ट क्या लें, राम भी सिंगुलर है, चिल्ड्रन ले लो, ताकि हमें क्या है, एक सिंगुलर हो जाए एक प्लूरल हो जाए। शी अलोंग विद चिल्ड्रन गोज टू मार्केट। अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हम चिल्ड्रन को लें या शी को लें। अब इन सब्जेक्ट में, इन वर्ब्स में हम क्या लेते हैं, जो मेन वर्ब लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, मेन सब्जेक्ट कौन सा लेते हैं, फर्स्ट वन। कौन सा लेते हैं, फर्स्ट वन। क्यों लेते हैं, एक बार देखो, इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शी गोज टू मार्केट with her children, with her children, कि वो मार्केट गई है किसके साथ, अपने बच्चों के साथ। इसी सेंटेंस को कंबाइन करके उसने लिख दिया शी अलोंग विद हर चिल्ड्रन, पर मार्केट में फोकस किस चीज के ऊपर है, वो जा रही है, शी गोज टू मार्केट विद हर चिल्ड्रन। वो क्या है, अपने मार्केट गई है किसके साथ, अपने बच्चों के साथ। तो मतलब जा तो कौन रही है, शी, विद हर चिल्ड्रन क्या है, उनके साथ, पर मेन फोकस किस पे है, शी पे है। देखो विद हर चिल्ड्रन को हम पीछे भी लगा सकते हैं, शी गोज टू मार्केट अलोंग विद हर चिल्ड्रन, मतलब हमारा मेन सब्जेक्ट तो शी ही है। अब वही चीज उठाकर कहाँ लिख दी है, शी के साथ लिख दी है। वही चीज पीछे ना लिखकर कहाँ लिखी है, आगे लिख दी है। इसीलिए क्या है, इन जितने भी सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस को हम बाद में भी लिख सकते हैं, और वो बाद में ना लिख के क्या है, सब्जेक्ट के साथ लिख दिए गए हैं। सिर्फ किस चीज के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखे गए हैं। मतलब ये सेंटेंस और ये सेंटेंस बिल्कुल सेम है, पर लिखने का तरीका अलग है। इसमें जो मेन फोकस होता है वो कौन होता है, फर्स्ट वन ही होता है। कौन होता है, फर्स्ट वन ही होता है। इसीलिए हम क्या है, इन सेंटेंसेस में क्या करते हैं, मेन सब्जेक्ट फर्स्ट वन को चूज करते हैं। क्योंकि देखो अलोंग विद हर चिल्ड्रन को उठाकर मैं अगर लास्ट में भी लिख दूं तो सेंटेंस की सेंस नहीं बदल रही है, मतलब इसकी पोजीशन से सेंटेंस अफेक्ट नहीं हो रहा है। जब इसकी पोजीशन से सेंटेंस अफेक्ट नहीं हो रहा है तो ये मतलब सेंटेंस मेन सब्जेक्ट नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट मेन है, फर्स्ट वन मेन है। कौन सा मेन है, फर्स्ट वन। देखो यार ये छोटी सी चीज है, अगर आप इस चीज को देखना शुरू करोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसमें फर्स्ट वन को ही मेन सब्जेक्ट क्यों चूज किया गया है।
अब पिछले में हम ईदर और में ले रहे थे, उसमें नियरेस्ट क्यों ले रहे थे, क्योंकि ईदर शी और ही, मतलब काम तो शी भी कर रही है और काम तो ही भी कर रहा है। अगर मैं कहूं ईदर शी और यू, अब यहाँ पे डूअर शी भी है तो वो भी कर रही है और काम यू भी कर सकता है, दोनों में से कोई भी काम कर सकता है। तो हमने क्या किया, जो वर्ब के पास है उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या ले ली, हेल्पिंग वर्ब ले ली। पर अगर हम एज वेल एज पे आते हैं, टुगेदर विद पे आते हैं, इसका मतलब क्या है, काम क्या है, उसका फोकस ज्यादा है। जैसे मैं लिखूं शी लाइक हर मदर, वो अपनी माता की तरह ही क्या है, अच्छा खाना पकाती है। पर पका कौन रही है, शी, पका कौन रही है, शी। फोकस किसका है, खाना बना कौन रहा है, शी बना रही है। किसके जैसा बना रही है, जिसके जैसा बना रही है वो क्या है, मदर। अगर इसी सेंटेंस को मैं लिख दूं, शी कुक्स वेल लाइक हर मदर, लाइक हर मदर। मतलब इस चीज को मैं उठाकर बाद में भी लिखूं तो भी सेंटेंस की सेंस बदलती नहीं है। मतलब फोकस मेन किसके ऊपर है, फोकस मेन किसके ऊपर है, शी के ऊपर है, किसके ऊपर है, शी के ऊपर है। अगर एक सेंटेंस और लिख देती हूं मैं आपके लिए, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद her secretary went to meeting, went to meeting, या goes लिख लो चलो, क्योंकि went तो फिर सेम ही रह जाएगा आपका। अब देखो द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विथ हर सेक्रेटरी, अब मेन फोकस किस पे है, सेक्रेटरी पे होगा या मिनिस्टर पे होगा, प्राइम मिनिस्टर पे मेन फोकस रहेगा या सेक्रेटरी पे रहेगा, मेन फोकस किस पे है, प्राइम मिनिस्टर पे ही होगा ना। द प्राइम मिनिस्टर गोज टू मीटिंग टुगेदर विद हिज सेक्रेटरी। तो मतलब मेन फोकस किसके ऊपर है, मेन सब्जेक्ट के ऊपर है। इसकी प्लेसमेंट मैं आगे या पीछे कर दूं तो फर्क नहीं होता है। मतलब क्या है, वो मेन सब्जेक्ट हमारे नहीं हो सकते। तो आप उसको उस सेंस से देखो तो भी देख सकते हो, अगर उसको प्रीपोजिशन की तरह देखो तो देखोगे कि उसके साथ देखो तुम विद है, विद आपकी प्रीपोजिशन है, उसके साथ मैंने क्या लगा दिया, टुगेदर विद। तो ये क्या बन गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। अब प्रीपोजिशन आपने कल भी किया था, हमने जैसे लिखा था द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हमारा मेन सब्जेक्ट क्या बना था, मैच बनता है, इसीलिए क्या है, हमारी जो मेन सब्जेक्ट क्या बना था, मैच बना था। तो इसी ऐसे ही आपके क्या है, जितने भी आपके टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, एंड, नोट, ये क्या है, इन सब में आपका मेन सब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट वन होता है। अब देखो एंड नोट को देखो, एंड नोट को देखो एक बार एक सेंटेंस एंड का देखो और एक सेंटेंस देखो एंड नोट का। सीता एंड नोट हर चिल्ड्रन, सीता एंड नोट हर चिल्ड्रन इज कमिंग। एंड हर चिल्ड्रन आर कमिंग। अब एंड और एंड नोट के डिफरेंस को देखो, सीता एंड नॉट हर चिल्ड्रन इज कमिंग, कि आ कौन रहा है, सीता आ रही है, उसके बच्चे नहीं आ रहे हैं। सीता एंड नॉट हर चिल्ड्रन, मतलब यहाँ पे सिर्फ आने का काम कौन कर रहा है, सीता, ना कि उसके बच्चे। अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखूं, सीता इज कमिंग नॉट हर चिल्ड्रन, तब भी क्या है, सेंटेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। पर लिखो सीता एंड हर चिल्ड्रन, सीता और उसके बच्चे आ रहे हैं। अब देखो आने का काम सीता भी कर रही है और आने का काम बच्चे भी कर रहे हैं। जब काम दोनों ही कर रहे हैं, दोनों ही आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आर कमिंग, आर कमिंग। अब मतलब अब ये दो सिंपल एंड से कनेक्टेड है, तो हमारी वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल। पर सीता एंड नॉट हर चिल्ड्रन,
मतलब सीता आ रही है, उसके बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो मतलब फोकस किसके ऊपर है, सिर्फ सीता पर है। पर मैं अगर लिखूं सीता अलोंग विद हर चिल्ड्रन, तब क्या है, तब भी हम क्या है, इज कमिंग ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आ तो बच्चे भी रहे हैं, पर मेन फोकस किस पे है, सीता पे है। इसी को मैं लिख सकती हूँ ना, सीता इज कमिंग अलोंग विद हर चिल्ड्रन। इसकी प्लेसमेंट अगर मैं सेंटेंस के एंड में कर दूं, तब भी क्या है, सेंटेंस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब क्या है, इसमें मेन फोकस सिर्फ किस पे हो रहा है, सीता पे हो रहा है। अगर मैं लिखूं सीता टुगेदर विद हर चिल्ड्रन इज कमिंग। अब इसी सेंटेंस को, सीता इज कमिंग टुगेदर विद हर चिल्ड्रन, मतलब ये सेंटेंस अगर मैं उठाकर इस कमिंग के बाद भी लगा दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर इसमें उठाओगे सीता आर कमिंग एंड हर चिल्ड्रन, तो उसमें क्या है, सेंस नहीं बनती है। तो मतलब जब सिंपल एंड से कनेक्ट है तब तो बात प्लूरल में जाएगी, पर सीता एंड नोट सीता अलोंग विद, सीता टुगेदर विद, तो ये क्या है, ये सेंटेंस को क्या है, मेन फोकस इस पे होता है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वन पर। हम क्या है, फर्स्ट वन के अकॉर्डिंग ही क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो उसी के साथ आपकी बहुत सारी वर्ब हो जाती हैं। एज वेल एज है, कुछ अगली क्लास में एज वेल एज के और एग्जांपल करेंगे, बिसाइड्स के एग्जांपल करेंगे, विद के एग्जांपल करेंगे। क्योंकि क्या है, मोस्टली जो कंफ्यूजन होती है, गलतियां होती हैं, वो इसी पार्ट से होती है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो जल्दी से बता दीजिए। और कल हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे, नॉट ओनली के करेंगे बट ऑल्सो के करेंगे। क्योंकि क्या है, अभी आपको समझा दिया है, ये चीजें आप याद भी कर लेते हैं। मैंने कोशिश की थी कि आपको थोड़ा सा इनको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि इसमें हम मेन सब्जेक्ट फर्स्ट वन को ले क्यों रहे हैं। इनको कल हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आएंगे, उसके साथ करेंगे कि आप बता पाओ कि आप उसके आंसर कैसे आएगा, कि उसका मेन सब्जेक्ट कौन सा बनेगा। नॉट ओनली के भी करेंगे, बट ऑल्सो के भी करेंगे। अमित दोनों अगर आपको कहा बट ऑल्सो के, तो कल आपके लिए बट ऑल्सो के बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेके आएंगे हम, इधर और नीदर नोर के। और इनके हम बहुत एग्जाम्पल इसलिए करेंगे क्योंकि एक बार एग्जाम्पल से चीजें जब क्लियर हो जाती हैं तो वो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाती हैं। तो कल हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज करेंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन रहता है, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, वो हम कंटिन्यू करेंगे। पर पहले इन चीजों को जितना हमने सीख लिया है उसकी क्या है, हमारे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो हमने जितने अब तक किया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 3 पार्ट में, उनको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा कल क्लास में। कल आपकी क्लास में एक्सरसाइज कराएंगे हम, जिसमें आपको क्या है, कितना समझ में आया है उसका हम क्या करेंगे, आपका एक क्विक रिवीजन करेंगे। एक बार इस कंसेप्ट को हम बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से कर देंगे कि हमें ये दोबारा क्या है, कंफ्यूज ना करे कभी। ठीक है, तो कल मिलेंगे फिर से, कुछ सेंटेंसेस के साथ मिलेंगे, अच्छे सेंटेंस के साथ मिलेंगे। तो बी देयर